हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास में रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस में क्या होता है कि हम कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप साइज के स्ट्रक्चर को हम उसके परपेंडिकुलर या उसके स्मूथनेस की हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं। तो इसके जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, उस इंस्पेक्शन को करने की जो विधि है, उसका जो तरीका है, मेथड है, उसके बारे में हम देखते हैं। It is nothing but combining the faces of slip gauges one over the other due to adhesion property of slip gauges. They will stick together. This is because of very high degree of surface finish of the measuring faces. This process is called ringing. रिंगिंग का मतलब यहाँ पर W साइलेंट है। रिंगिंग का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि हम यहाँ पर दो ब्लॉक लेते हैं। दो ब्लॉक के बीच में हम आपस में कुछ इस जगह पर हम सेंटर पर हम क्या करेंगे, एडहेसन मतलब कि गोंद के किस्म का, ग्लू के किस्म का हम यहाँ पर लगाते हैं और इसे हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री का रख देते हैं या किसी भी एक डिग्री में हम रख देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हमें 30 डिग्री का मेजरमेंट करना है, तो 30 डिग्री का मेजरमेंट करने के लिए 30 डिग्री का मेजरमेंट करने के लिए हम एक बार प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हम 30 डिग्री का एक रिंगिंग हम बना लेंगे दो ब्लॉक के हेल्प से, और फिर उसे हम जब चिपक जाएगा, वो एक दूसरे के साथ में ग्लू में फिक्स हो जाएगा, तो हम जितने भी हमारे पास में लॉट में बहुत सारे ऐसे पीसेस हैं जिनका कि हमें 30 डिग्री अगर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उनका मेजर करते चले जाएंगे, उनके डायमेंशंस को। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस में। तो इसका हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये है दरअसल रिंगिंग फिनोमिना ऑफ स्लिप गेजेस। स्लिप गेजों की रिंगिंग क्रिया को समझाइए। रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस, द टर्म रिंग refers to condition intimate and complete contact of adhesion between the measuring faces which are brought about ringing together the surface in question without application of much pressure। मतलब कि यहाँ पर जिस भी सरफेस को हम दो ब्लॉक को हमने ऐसे लिया है और 90 डिग्री का हमने बना लिया है, अब ये किसी भी बॉडी के स्क्वायरनेस, परफेक्टली स्क्वायरनेस या उसके रेक्टेंगुलरनेस को या उसके 90 डिग्री को ये मेजर करने का अब ये काम करेगा। तो ये 90 डिग्री को मेजर करने के अब यूज हम इसको कर सकते हैं 90 डिग्री मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर दो ब्लॉक हैं ए और ये बी ब्लॉक है जो कि रेक्टेंगुलर है, जिसका कि एक पर्टिकुलरली कुछ थिकनेस है। तो इसे हम 90 डिग्री में हमने इसे ग्लू लगा करके अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद में हम इसका आप क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द सरफेस मस्ट बी थरोली क्लीन एंड एग्जिबिट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जो सरफेस है इसको पहले क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन हमको इसका डस्ट डर्ट हमें निकाल लेना चाहिए क्लीन करके, और क्लीन करने का तरीका यहाँ पर चेमोस लेदर से हमें क्लीन करना चाहिए। जब भी हम रिंगिंग स्लिप गेजेस का इस्तेमाल करें, तो जिस कमरे में हम, जिस रूम में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए, टेम्परेचर थर्मल का किसी भी प्रकार से डिस्टरबेंस ना हो, टेम्परेचर के डिस्टरबेंस से हमारे मेजरमेंट में डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो स्टडी स्टेट में होना चाहिए। स्टडी स्टेट मतलब कि एक टेम्परेचर होना चाहिए, और उसमें डस्ट डर्ट या ऑयल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए हमारे जिस भी मेंबर का हमें मेजरमेंट करना है। और पहले हम लिनियन क्लॉथ और केरोसिन ऑयल से हम अपने सरफेस को साफ कर लें, जिस सरफेस का हमें मेजरमेंट करना है। डस्ट डर्ट से हम दूर रखें। एयर कंडीशन रूम का हम इस्तेमाल, एयर कंडीशन रूम में ही हम ये सारी चीज़ों का हम प्रैक्टिस करें। और जिस भी हम मटेरियल का हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कि जिसका भी हमें टेस्टिंग करना है कि वो किस तरीके से उसका एंगुलर डिफरेंस आ रहा है या उसका एंगुलर कितना एक्यूरेट है, तो वो मैग्नेटाइज्ड या मैग्नेटिकली अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस में। तो बेसिकली इसे हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस में हम दो ब्लॉक को हम आपस में लेते हैं, उन दोनों को आपस में अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद में एक पर्टिकुलरली एक डेफिनेट एंगल बनाते हैं, और उस एक एंगल बनाने के बाद में हम बहुत से मटेरियल्स या जो भी मेथड से जो बन रहे हैं, और भी एक लॉट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, तो उनका हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है, इसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमें होल्ड भी नहीं करना है। प्रोलॉन्ग टाइम के लिए मतलब बहुत लंबे समय के लिए भी हमें इसे होल्ड नहीं करना है।
कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में इसकी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है इसे इसकी खुद की मास्टर कॉपी की भी हमें चेक करनी है कि कहीं ये तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सारे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर में भी हम फोकस करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, बिफोर यूजिंग द स्लिप गेजेस दिस मस्ट बी क्लीन्ड विथ केरोसिन एंड सॉफ्ट लिनियन क्लॉथ टू रिमूव प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाइड टू देम। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, केरोसिन ऑयल या लिनियन क्लॉथ से हमें साफ करना चाहिए, जिससे कि इसका जो प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, गेज शुड बी यूज्ड एंड द केस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, मतलब कि जो गेज है उसे डस्ट और डर्ट से हमें बचा करके रखना है। तीसरा पॉइंट है, गेज शुड बी यूज्ड इन एयर कंडीशन रूम, जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर वेरिएशन से बचने के लिए हमें एयर कंडीशन रूम का यूज करना चाहिए। चौथा है, गेजेस शुड नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड और अदरवाइज इट विल अटैच मेटेलिक डस्ट, मतलब कि जो मेटेलिक डस्ट अटैच कर लेता है जो गेज जो है, तो इसीलिए हमें गेज को मेटेलिक या मैग्नेटाइज्ड होने से भी बचाना है। पांचवा है, करेक्ट रिंगिंग प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड, मतलब कि जो रिंगिंग प्रोसेस जो है उसे करेक्ट मेथड को ही हमें अडॉप्ट करना है, या करेक्ट मशीन करेक्ट रिंगिंग जो हमने बनाया वो अभी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। छठवा है, वाइप एंड गेजेस बिफोर रिंगिंग इज इन वन डायरेक्शन ओनली बाय चेमोस लेदर, मतलब कि जो गेज जो ब्लॉक्स हैं उसे केवल एक ही डायरेक्शन में हमें चेमोस लेदर से हमें उसे साफ करना है। ऐसा नहीं कि हम उसे रफ कर रहे हैं, रफ नहीं करना है, केवल एक डायरेक्शन में उसे चेमोस लेदर से हमें साफ करना है। सातवां है, गेजेस शुड नॉट बी लेफ्ट रिंगिंग टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि किसी भी गेज को हमें बहुत लंबे समय तक के लिए यूज़ नहीं करना है, या बहुत सारे मटेरियल्स में हमें यूज़ नहीं करना है, उसको टाइम टू टाइम हमें इंस्पेक्ट करना है और मेंटेन भी करते रहना है। आफ्टर यूजिंग ईच गेजेस शुड बी केप्ट इन रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट इन द केस, मतलब हर एक प्रोडक्ट का मेज़र या जिस भी चीज़ का हमें डायमेंशन को मेज़र करना है वो मेज़रमेंट करने के बाद में जो रिंगिंग स्लिप गेज है उसे हमें वापस उसके केस में, कंपार्टमेंट केस में हमें वापस उसको केयरफुली रख लेना है। अवॉइड हैंडलिंग द गेजेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए हमें इसे हैंडल नहीं करना है इस स्लिप गेजेस को। फिर देखिए कॉम्परेटर। कॉम्परेटर क्या होता है कि हम किसी भी एक स्टैंडर्ड एक मेज़रमेंट को हम लेते हैं और उस स्टैंडर्ड मेज़रमेंट से हम दूसरे प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उस कंपेयर का जो डिफरेंस आता है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट है और जो एक दूसरा एक सेकंड कॉपी है वर्क स्पेसिमेन जो है, वर्कपीस जो है, तो स्टैंडर्ड और वर्कपीस में क्या डिफरेंस आ रहा है उनके डायमेंशंस में, तो उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर मेज़र करने के प्रोसेस को, या स्टैंडर्ड और इसको स्पेसिमेन वर्कपीस को हम जो मेज़र करते हैं, इन दोनों को जो कंपेयर करते हैं, उसी विधि को यहाँ पर दरअसल कंपैरेटर बताया जा रहा है। ए कंपैरेटर वर्क्स ऑन रिलेटिव मेजरमेंट, इट गिव्स ओनली डायमेंशनल डिफरेंस इन रिलेशन टू ए बेसिक डायमेंशन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ कंपैरेटर इज टू कंपेयर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ कंपैरेटर इज टू कंपेयर द अननोन डायमेंशंस of a part with some standard or master setting which represents the basic size and dimensional variation from the master setting, which have to be amplified and measured according to the principal instrument used for comparison. Suitable degrees of magnifications are obtained. ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि कंपैरेटर का जो यूज़ है वो हम केवल कंपेयर करने के लिए ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और कंपैरेटर जो होते हैं यहाँ पर 5 प्रकार के हमको कंपैरेटर बताए गए हैं। पहला कंपैरेटर है मैकेनिकल कंपैरेटर, दूसरा है ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, पेन्यूमेटिक कंपैरेटर, प्रोजेक्शन कंपैरेटर। तो ये 5 प्रकार के जो कंपैरेटर हैं, ये पांचों प्रकार के कंपैरेटर के बारे में हम देखते हैं। पहला जो कंपैरेटर है वो है मैकेनिकल कंपैरेटर। तो कंपैरेटर होता क्या है, स्टैंडर्ड हम एक लेते हैं, किसी भी एक स्टैंडर्ड को लेते हैं और उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं और उन दोनों के डिफरेंस पर हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपैरेटर या कंपैरेटर के मेथड हम कहते हैं। अब कंपैरेटर के जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार से हम कंपैरेटर लेते हैं, मतलब मेजरिंग के ये 5 प्रकार हैं, किसी भी डिफरेंस को मेजर करने के ये 5 प्रकार हैं। तो पहला है मैकेनिकल कंपैरेटर, तो इसको हम पहले देख लेते हैं।
यहाँ पर मैकेनिकल कंपैरेटर में आएगा आपका, हाँ देखिए ये है, ये पिछले क्लास में हमने देखा था डायल इंडिकेटर। ये डायल इंडिकेटर का मैकेनिज्म है दरअसल। देखिए ये डायल इंडिकेटर है, ये नीचे में देखिए इसका बॉल है और ये नीचे में वर्क पीस है और ये क्या है, इसका स्टैंड है, ठीक है। फिर इतने पोजीशन को ही, इतने से एरिया को ही ये क्या बता रहा है, मैग्नीफाई करके बता रहा है, ठीक है। तो ये बॉल का देखिए अंदर में कैसा रहता है, देखिए ये गेज ब्लॉक है, यहाँ पर बॉल लगा हुआ है, ये देखिए गेज ब्लॉक इस प्रकार से देखिए अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। ये मेजरिंग सरफेस को कौन होल्ड करके रखा है, देखिए कंप्रेशन स्प्रिंग कंट्रोल्स मेजरिंग प्रेशर, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग है ये कंट्रोल करके रखता है इसके एक पर्टिकुलर प्रेशर को। और जैसे ही ये बॉल ऊपर नीचे होता है, ये पिवोट जॉइंट से सीधा का सीधा पॉइंटर स्केल से कनेक्टेड रहता है। ये जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा, पिवोट जॉइंट भी क्या करेगा, स्केल में जो पॉइंटर, ये इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेजुएटेड स्केल कहेंगे। तो ये स्केल में क्या होगा, ये पॉइंटर क्या होगा, रोटेट होगा, ऊपर नीचे या किसी भी दिशा में जाएगा। देखिए स्टॉपर लगा है, ये दोनों स्टॉपर लगा है और ये पॉइंटर है, ये ग्रेजुएटेड स्केल है। मैग्निफिकेशन फैक्टर यहाँ पर P/O है। यहाँ पर देखिए सारे ब्लॉक्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ये एनविल है, ये गेज ब्लॉक है, ये मेजरिंग सरफेस है, कोरस्पॉन्डिंग स्प्रिंग कंट्रोल मेजरिंग प्रेशर, ठीक है। पिवॉट है, स्टॉपर हैं, स्टॉप पॉइंटर हैं, ये ग्रेजुएटेड स्केल है। तो ये भी एक तरह का मैकेनिकल कंपैरेटर में ही आएगा। ये भी देखिए रिंगिंग के ही तरीके हैं। रिंगिंग जो हमने पढ़ा, रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस, देखिए लाइट ऑयल या पैड हम लेते हैं, ड्राई पैड, ऑयल्ड पैड, और दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, एक साथ अटैच कर देते हैं। तो प्रेस टुगेदर वाइल स्लाइडिंग। तो एक बार जब हम स्लाइड कर देते हैं तो ये कोई भी एक आकार को ये स्टिक हो जाता है और स्टिक होने के बाद में उस आकार से हम दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पोजिशन अंटिल एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो देखिए एक गेज ब्लॉक को देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर रखें, यहाँ पर कुछ डिग्री रोटेट करके टिल्ट करके रखें, यहाँ पर एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रख दिए हैं, देखिए यहाँ पर स्लाइड कर रहे हैं, इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं। पोजीशन अंटिल एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, देखिए एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर में रख दिए इस जगह में, ठीक है। तो ये रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस ही है दरअसल। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये है आपका मैकेनिकल कंपैरेटर। ये है आपका मैकेनिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल कंपैरेटर में देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्पिंडल डिस्प्लेसमेंट लगा है। ये भी क्या है, बॉल रहता है। बॉल मतलब छर्रा, जिसे कि हम हिंदी में छर्रा भी कहते हैं। ये बॉल लगा होता है और ये स्पिंडल किस्म का रहता है। और ये स्पिंडल क्या है, सीधा बी और सी से कनेक्टेड रहता है। और बी और सी जो है, ये देखिए ए ब्लॉक जो रिजिडली फिक्स्ड है, देखिए यहाँ पर इसका इस प्रकार से देखिए बना हुआ है। ए जो है देखिए रिजिडली फिक्स्ड है। तो इस रिजिडली फिक्स्ड ब्लॉक के साथ में बी और सी क्या होता है, अटैच रहता है। और ये बी और सी, ए बी, ये पूरे के पूरे स्प्रिंग से अटैच रहते हैं एक दूसरे से। और ये क्या चीज़, देखिए वर्टिकल रीड्स हैं, यहाँ पर वर्टिकल रीड्स हैं सीधे सीधे। और ये क्या है, पॉइंटर से सीधा का सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्पिंडल को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, बी सी ब्लॉक भी स्पिंडल के साथ में कनेक्टेड है, बॉल के साथ में कनेक्टेड है। तो बी सी भी क्या होगा, थोड़ा सा डेविएट होगा। बी सी डेविएट होने के कारण से ये स्प्रिंग के साथ में ए अटैच है, तो बी और सी को भी वैसे ही अटैच रखेगा। तो पॉइंटर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा अपनी जगह से। फिर जैसे ही हम स्पिंडल को हम रिलैक्स कर देंगे, हम उसे हटा देंगे लोड सरफेस एरिया से, तो क्या होगा, ये वापस बी और सी अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये ए क्या चीज़ है, रिजिडली फिक्स्ड है और स्प्रिंग के साथ में फिक्स्ड है बी और सी। तो स्प्रिंग के कारण से वापस स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप साइज में आने की कोशिश करने के लिए ये वापस पॉइंटर को जीरो में फिर से लेकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सरफेस को हम सरफेस के रफनेस या सरफेस के स्मूथनेस को हम यहाँ पर आसानी से मेजर कर सकते हैं कि हमारा सरफेस किस ग्रेड का रफ है या किस ग्रेड का वो स्मूथ है, उस चीज को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, मैकेनिकल कंपैरेटर भी हम इसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस आर अबव वेरियस टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स, ये है। और ये देखिए वर्किंग ऑफ रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर, तो इसे रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर कहते हैं। लाइन डायग्राम बनाकर रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर के कार्य करने के बारे में समझाइए। सेम डायग्राम है, देखिए यहाँ पर भी कंपैरेटर स्पिंडल
स्पिंडल डिस्प्लेसमेंट ए बी। देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम, ये डायग्राम का नाम है रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर। यहाँ पर अगर इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वही मैकेनिज्म है जो कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि ए जो है ये रिजिडली फिक्स्ड रहता है और बी और सी जो है स्प्रिंग से ए के साथ में कनेक्टेड रहता है। जैसे ही ये बॉल ऊपर नीचे सरफेस अगर रफ होता है या बहुत स्मूथ है तो ये कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा। अगर रफ है तो अगर बहुत ज़्यादा रफ है तो ये बॉल भी क्या होगा, उसके फिजिकल कांटेक्ट में आकर के ऊपर नीचे होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा तो बी और सी जो ब्लॉक है वो पॉइंटर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो भी उसका वेरिएशन दिखाएगा। जिस प्रकार से रफनेस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पॉइंटर के डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका जो थ्योरी है, इसका मैकेनिज्म यहाँ पर लिखा हुआ है, द रीड मैकेनिज्म इज फ्रिक्शनलेस। ये फ्रिक्शनलेस डिवाइस रहता है फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल मोशन, मतलब एक छोटे से छोटे मोशन को भी ये मैग्नीफाई करता है। फॉर फास्टेंड द गेजेस हेड ए एंड बी रिजिडली फास्टेंड टू द गेजेस हेड केस एंड फ्लोटिंग ब्लॉक बी which carries the gauging spindle and connected horizontally to the fixed block by reed C. A vertical reed is attached to each block with upper ends joined together. This vertical reeds are shown by letter D. ठीक है, देखिए लेटर D से भी ये डिनोट करते हैं अपर रीड को, जो है यहाँ पर D लेटर से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। Here both blocks are attached with a string which helps in swing and return back pointer. Comparator using this type of linkage having sensitivity on order of 0.25 micron, मतलब कि ये 1 mm को 4 हिस्सों में बांट सकता है। ठीक है, 0.25 माइक्रोन में ये बांट सकता है, तो 1 mm के ये 4th पार्ट तक के को ये आसानी से मेजर कर सकता है। और ये जो यहाँ पर जो ये कंपैरेटर के ऊपर में देखिए जो ग्रेजुएटेड स्केल है, ये ग्रेजुएटेड स्केल जो रहता है ये मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर लगा रहता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास और यहाँ पर डिविजन्स जो रहते हैं वो डिविजन्स को बहुत अच्छे से क्लियरली देखने के लिए यहाँ पर क्या लगा रहेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहेगा, जो कि 500 टाइम्स से लेकर के 1000 टाइम्स तक के को जूम कर सकता है उस रेंज को। इट इज अवेलेबल इन एम्पलीफिकेशन रेंजिंग फ्रॉम x500 टू x1000, x डिनोट्स फॉर जूम। ठीक है, मैकेनिकल एम्पलीफिकेशन यूजली लेस देन 100 बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय द ऑप्टिकल लेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिकल रीड कंपैरेटर, जिससे कि हम कोई भी सरफेस के स्मूथनेस रफनेस को हम मेजर कर सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट के जो यूनिट है उसी के ही अंडर के ही ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अब देखेंगे अगला जो है दूसरा है हमारा ऑप्टिकल कंपैरेटर। ऑप्टिकल कंपैरेटर में क्या होता है, इसका हम पहले डायग्राम को यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका ट्रांसड्यूसर है, ये आपका पिन्योमेटिक कंपैरेटर है, ये भी पिन्योमेटिक कंपैरेटर है, इसको तो हमने देख चुका है, इसको भी देख चुके हैं। ये है आपका ऑप्टिकल कंपैरेटर। ऑप्टिकल कंपैरेटर में क्या होता है, देखिए ये भी सरफेस के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ये L1 जो है, और L1 जैसे जैसे मूव करेगा, देखिए मिरर को भी ये डायरेक्टली एक लीवर की तरह है और मिरर भी क्या होगा, मूव होगा। ये मिरर जो है ये पूरी तरह से पॉलिश्ड मिरर है। मिरर जैसे जैसे मूव होगा, देखिए एक लाइट सोर्स है जिसमें कि एक कंडेंसर मतलब कि कॉनकेव लेंस लगे हुए हैं और आगे जाकर के फिर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो लाइट सोर्स है, देखिए वो पूरे के पूरे रेज को, पूरे बीम्स को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है और एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने के बाद फिर से कॉन्वेक्स लेंस उसे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज मतलब फैलाना, कॉन्वर्ज मतलब बहुत सारे बीम को एक बीम में सम्मिलित कर देना, उसे हम कॉन्वर्जिंग कहते हैं। और एक बीम को बहुत सारे बीम में बांट देने को हम डाइवर्जिंग कहते हैं। तो कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और कॉन्केव लेंस क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है। ठीक है, कॉन्केव लेंस, तो ये कॉन्केव लेंस है और ये देखिए जो दोनों तरफ से देखिए ये निकला हुआ है स्पेरिकल शेप, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, इसे प्रोजेक्शन लेंस भी कह रहे हैं। तो देखिए ये तो अपना स्ट्रेट काम कर रहा है, ये रिजिडली फिक्स्ड है, स्केल, लाइट सोर्स और ये सारी, बट ये जो मिरर जो है ये लीवर और प्लंगर के साथ में ये क्या करता है, इस लीवर और प्लंगर के रिस्पेक्ट में मिरर भी क्या करता है, मूव करता है। यहाँ पर देखिए एक पिवोटेड सपोर्ट है, तो जैसे ही ये देखिए ये प्लंगर ऊपर नीचे होगा, मिरर भी ऊपर नीचे होगा, तो जिस डिग्री में ये ऊपर नीचे हो रहा है उस डिग्री को यहाँ पर क्या करेगा, ये जो रेज जो सीधी सीधी जो जा रही है स्केल में, ये उस लेवल का क्या दिखाएगा, डेविएशन दिखाएगा। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा अगर रफनेस है तो बहुत ज़्यादा डेविएशन दिखाएगा इस रेज की रीडिंग में, स्केल ग्रेजुएटेड स्केल की रीडिंग में। अगर नहीं है तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रेज बिल्कुल एक ही जगह पर बने रहेंगे, ये
बट अगर बहुत ज़्यादा अगर रफनेस है तो उस रफनेस को फिर ये अपनी जगह को बार बार बदल करके हमें दिखलाते जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल कॉम्परेटर। इसमें देखिए बहुत सारे इसका मैग्निफिकेशन जो पॉइंट है वो भी करीब करीब डबल टिल्टिंग दिखाता है। मतलब एक बार अगर आप 1 mm का अगर इसमें डेविएशन दिखाओगे, 1 mm का अगर रफनेस रहेगा, तो ये जो मिरर है ये 2 mm मतलब मल्टीप्लाई 2 डबल करके दिखाएगा उसके वेरिएशन को। तो इस चीज़ का हम यहाँ पर ऑप्टिकल कॉम्परेटर में ध्यान रखेंगे कि कोई भी 1 mm के वेरिएशन को यहाँ पर 2 mm करके बताएगा। तो हम वैसा स्केल को भी हम बनाते हैं कि ये मल्टीप्लाइड बाई 2 करके ही हम ग्रेजुएटेड स्केल को भी यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं। बट ये चीज़ हमें जानकारी होना चाहिए कि ये एक 1 टाइम्स क्या कर देता है, डबल कर देता है किसी भी वैल्यू को ऑप्टिकल कॉम्परेटर। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लाइट सोर्स है, इंडेक्स है, प्रोजेक्टेड लेंस है, मिरर है, पिवोटेड है। देखिए L4, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है L1, L2, L3 और ये क्या चीज़ है, L4 है। तो यही L1, L2, L3 और L4 से क्या बनेगा, इसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बनेगा। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ों की नाम लिखी हुई है। अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो आप इसे पॉज करके बना सकते हैं आप इसके डायग्राम को। ये हो गया इसका डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल कॉम्परेटर, इस कॉम्परेटर के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्टिकल कॉम्परेटर आर यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। इन दिस कॉम्परेटर प्लंगर इज डिस्प्लेस्ड by a small movement. This shows mechanical system. Further, the mechanical application should be carried out with the optical application amplification. Here the magnification is projected on the scale representing both system mechanical and optical. ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है, जो मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया वही चीज़ है। ठीक है, द होल सिस्टम इज शोन इन द डायग्राम मैथमेटिकली, दस द मैकेनिकल मैग्निफिकेशन। तो मैकेनिकल मैग्निफिकेशन यहाँ पर L2/L1 होगा और ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन यहाँ पर 2 × L4/L3 होगा। तो मैकेनिकल और ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ें जो है ये ऑप्टिकल के अंडर में आएगी। ठीक है, और इतनी चीज़ें जो हैं ये किस में आएगी, मैकेनिकल में आएगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल का मतलब होता क्या है, जो एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साइंस जिसमें कि हम लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं या लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइट्स, बीम, लेंस, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल कॉम्परेटर कहेंगे। मिरर, ये सारी सिल्वर पॉलिश मिरर, सेमी पॉलिश मिरर, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल कॉम्परेटर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतने का अगर मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो इसे मैकेनिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे, और इतने का अगर ऊपर का अगर मैग्निफिकेशन निकालना रहेगा तो हम इसे ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉम्परेटर। इलेक्ट्रिक कॉम्परेटर का क्रिया एवं उनके विभिन्न अवयवों के सही क्रम को बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल हमने देखा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉम्परेटर देखिए क्या होता है कि किसी भी डिफॉर्मेशन को ये सेंस करता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं कि हम मोबाइल स्क्रीन को टच करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि वो कुछ अपने विजुअल ऑब्जर्वेशंस को चेंज करता है। या हम एटीएम में भी जो टच स्क्रीन का जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी क्या रहता है, ये इलेक्ट्रिकल कॉम्परेटर ही लगा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सीक्वेंस में हम इसे देखेंगे। ये सीक्वेंस दरअसल लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है ये सीक्वेंस जो है ना। तो लेफ्ट में देखिए लिखा हुआ है मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट या मैकेनिकल डिफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम अगर स्क्रीन को टच करते हैं, हम एक टच स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे इस इलेक्ट्रिकल कॉम्परेटर को। तो जैसे ही हम स्क्रीन को टच करते हैं तो स्क्रीन क्या होता है, डिफॉर्म होता है, और इस डिफॉर्मेशन के कारण से वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस मैकेनिकल फोर्स के कारण, उस डिफॉर्मेशन के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ पर क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होकर के आगे क्या होते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग होते हैं, उसके सिग्नल को कंडीशन करते हैं। अगर बहुत थोड़ा सा भी सिग्नल है तो हम उसे भी क्या करते हैं, कंडीशन करते हैं, उसे एक लेवल में हम लेकर के आते हैं। अगर हल्का सा भी अगर टच हो रहा है स्क्रीन तो भी उसे उस एक्शन का क्या करना है, रिएक्शन देना, उसका विजुअल ऑब्जर्वेशन को चेंज करना है। तो उस सिग्नल को हम क्या करते हैं, कंडीशन करते हैं। तो कंडीशन करने के बाद में देखिए फिर यहाँ पर एम्पलीफायर लगा रहता है, उस सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं और फिर सीधा प्रोसेसर में हम भेज देते हैं, रीड आउट और डिस्प्ले। मतलब कि हम उसे प्रोसेसर में भेजने के बाद में उसमें जो भी चेंजेस, अब अगला जो भी चेंजेस करना है उस पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट में या उस पर्टिकुलरली लोकेशन में हम उसे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमें विजुअल ऑब्जर्वेशन क्या दिखता है,
चेंज होकर के दिखता है। तो यही है दरअसल इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर मतलब कि जो कि डिफॉर्मेशन, जिसे कि हम डिफॉर्म करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वैसे चीज़ों को हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ऑस्किलेटर मतलब दो चीज़ों की वैल्यू को एक साथ मिला करके जो एक अपनी नई तीसरी वैल्यू बनाता है, उसे हम ऑस्किलेटर कहते हैं। एम्पलीफायर जो कि कम वैल्यू को भी क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि हम लाउड स्पीकर या माइक में जो बोलते हैं तो उसके आगे क्या लगा होता है, एम्पलीफायर लगा होता है। हम धीरे से बोलते हैं बट वो एम्पलीफायर क्या करता है, हमारे धीरे से आवाज़ को क्या करता है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके फिर आगे लाउड स्पीकर या बड़े बड़े स्पीकर्स में उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करके वो बढ़ा करके बताता है। फिर है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर मतलब कि उस पर्टिकुलरली जो भी सिग्नल है उसे फिल्टर करने का काम करता है, और उस फिल्टर करे हुए सिग्नल को फिर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। तो ये भी देखिए एक सिंपल सा एक साइकिल है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का भी देखिए यहाँ पर डायग्राम है। देखिए ये ट्रांसड्यूसर है, ऑस्किलेटर, एम्पलीफायर, डीमॉड्यूलेटर, और ये है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो स्मॉल एसी सिग्नल, लार्ज एसी सिग्नल। देखिए एम्पलीफायर में स्मॉल एसी सिग्नल हुआ, और एम्पलीफायर से आगे में क्या हो रहा है, लार्ज, स्मॉल से लार्ज एसी अल्टरनेट करंट सिग्नल हो गया। डीमॉड्यूलेटर फिल्टर करेगा, और आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करके बताएगा कि क्या रेट का डिफॉर्मेशन था, या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से हमें उस चीज को ये बताएगा। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए इसका लिखा हुआ द ब्लॉक डायग्राम शोज देयर प्रिंसिपल ऑपरेशन फॉर एन एलिमेंट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मेजरिंग सिस्टम। अब अगला है पिन्योमेटिक कंपैरेटर, जिसे कि हम पिन्योमेटिक कंपैरेटर, हिंदी में भी पिन्योमेटिक कंपैरेटर ही कहते हैं। इस कंपैरेटर में दरअसल दो प्रकार का बताया गया है। इन कंपैरेटर एयर इज यूज्ड एज अ वर्किंग मीडियम। एयर भी क्या है, एक फ्लूइड की तरह यूज होता है। पिन्योमेटिक कंपैरेटर का मतलब हम फ्लूइड का वहां पर यूज कर रहे हैं, उसे हम पिन्योमेटिक कंपैरेटर कहेंगे। ठीक है, द मेजरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस डायमेंशन आर शोन बाय वेरिएशन इन आइदर फ्लो और वेलोसिटी टाइप या बैक प्रेशर टाइप। तो दो प्रकार का यहाँ पर पिन्योमेटिक कंपैरेटर होता है, एक फ्लो और वेलोसिटी टाइप, और दूसरा है बैक प्रेशर टाइप। तो फ्लो और वेलोसिटी टाइप को देखते हैं। इन दिस केस द कंप्रेस्ड एयर आफ्टर द फिल्टरिंग एंड प्रेशर रिड्यूसिंग यूनिट फ्लोज थ्रू ए टेपर्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग ए स्मॉल मेटल फ्लोट एंड देन through a plastic tube to the gauge head have two diametrically opposed orifices for air escapement into atmosphere as shown in figure. Free flow type gauges provided high amplification 10:1 and thus within the linear range it is possible to read accurately up to microns depending upon the scale length. Magnification is of the order of 500 to 5000 times is possible. तो ये है आपका पिन्योमेटिक डायग्राम का, देखिए ये पिन्योमेटिक डायग्राम है। तो इस डायग्राम को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये कंप्रेस्ड एयर क्या करता है, एयर सप्लाई करता है फिल्टर को। कंप्रेस्ड एयर देखिए फिल्टर होकर के यहाँ पर शट ऑफ वाल्व में जाता है। शट ऑफ वाल्व में जाता है। शट ऑफ वाल्व में जाने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, शट ऑफ वाल्व में जाने के बाद में ये देखिए प्रेशर रेगुलेटर में जाता है। ठीक है, शट ऑफ वाल्व में हम क्या करते हैं, इसके जो फ्लो है, फ्लो की वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, मेजर या कंट्रोल करते हैं। जैसे हम नल के पानी को हम कंट्रोल करते हैं, वैसे ही शट ऑफ वाल्व में भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसके वेलोसिटी या उसके स्पीड को। किसके वेलोसिटी या स्पीड को, एयर के वेलोसिटी या स्पीड को। अब ये जो एयर है ये आगे बढ़ जाता है, ये है प्रेशर रेगुलेटर, ये भी वही काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रेशर को पर्टिकुलरली रेगुलेट करने का काम कर रहा है फिल्टर करके। और यहाँ पर देखिए ग्रेजुएटेड स्केल है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्रेस्ड एयर कितनी वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है, वो इस स्केल, वो इस प्रेशर स्केल के माध्यम से हमें ये पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक फ्लोटिंग नट किस्म का एक रहता है, छोटा सा एक ब्लॉक रहता है, छोटा सा एक फ्लोटिंग नट किस्म का रहता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा ये नट उतनी ऊपर ये फ्लोट करेगा। फ्लोट मतलब उतनी ऊपर ये तैरेगा या उड़ेगा, जैसा भी हो। तो जैसे एयर को हमने आगे की ओर फॉरवर्ड किया, फिल्टर हुआ, वाल्व लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए शट ऑफ वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए हैं, गेज लगे हुए हैं कितने प्रेशर में जा रहा है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि ये कितने प्रेशर में हम एयर को रिलीज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस चीज को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। आगे में देखिए एक फ्लोट रिस्ट्रिक्टर लगा हुआ है, एक छन्नी की तरह लगा हुआ है, स्टेनर की तरह लगा हुआ है, और इस छन्नी से ये जो नट है ये आगे की ओर फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो
ये लेकिन जो एयर जो यहाँ से जो पास हो रहा है उसे बाहर भी तो डिस्चार्ज होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। तो हम उसे बाहर डिस्चार्ज करने के लिए देखिए ये गेज हेड हम लगा दिए, क्योंकि अगर खुले अगर इन्वायरमेंट में अगर सीधा अगर हम डायरेक्टली उस एयर को डिस्चार्ज या रिलीज करेंगे तो नट उतना अच्छे से हमें रीडिंग नहीं बता पाएगा। तो इसलिए हमने आगे भी क्या किया, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके एक देखिए गेज हेड हमने बनाया है पिस्टन और रैम का हेल्प लेते हुए। और ये क्या चीज़ होता है, जैसे प्रेशर अगर बढ़ता है तो ये आगे की ओर चला जाता है पिस्टन, जैसे ही प्रेशर फिर से कम होता है तो पिस्टन क्या हो जाता है, पीछे की ओर आ जाता है। तो इससे जो है ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेटली हमें एक अच्छा नियर अबाउट एक एग्जैक्टली वैल्यू से बहुत नियर अबाउट बहुत क्लोज वैल्यू हमें किसी भी प्रेशर का रीडिंग हमें लेने के लिए ये एक बहुत अच्छा पिन्यूमेटिक प्रेशर गेज ये हम देख रहे हैं इसे, ठीक है। तो एयर के रेगुलेशन या वेलोसिटी को ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप। इस प्रकार का जो गेज है ये फ्लोटिंग ग्रेजुएटेड स्केल में फ्लोटिंग नट वाला जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में ये इस प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप इंस्टॉल्ड देखेंगे ऑलरेडी। देखिए इसका भी वैसे ही डायग्राम है, सिमिलरली एयर सप्लाई हो रहा है, फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर है, यहाँ से एयर सप्लाई हो रहा है, सेट ऑफ वाल्व है, प्रेशर रेगुलेटर, सेम ग्रेजुएटेड स्केल, नट है, फिल्टर लगा हुआ है, प्लास्टिक ट्यूबिंग, पिस्टन रैम, ये पिस्टन हो गया और इसे हम क्या कहते हैं, रैम कहेंगे, ठीक है। इसको गेज हेड बता रहे हैं। फिगर का नाम है पिन्यूमेटिक कॉम्परेटर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कॉम्परेटर यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या क्या बता रहा है, बहुत ही इजी होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या स्वभाव होने चाहिए एक अच्छे कॉम्परेटर के। तो यहाँ पर बता रहा है कि वो बहुत ही इजी टू यूज होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बकलस, मतलब कि किसी भी एरर उसमें रीडिंग नहीं होना चाहिए पहले से ऑलरेडी, ठीक है। उसका मिनिमम पॉसिबल जो इनर्सिया जो है उसका मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो में ही हमेशा उसका जो पॉइंटर है वो जीरो में ही रहना चाहिए, ठीक है। क्रीप या एक परमानेंट डिफॉर्मेशन के कारण से जीरो से हट करके 1 या 2 में अगर उसका वैल्यू आ जा रहा है तो वैसा नहीं होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, थ्रेशोल्ड या हिस्टेरेसिस वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इट इज़ फ्री फ्रॉम बकलस होना चाहिए। मैक्सिमम कंपनसेशन फॉर टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर से हम उसे बचा करके रखने के लिए, टेम्परेचर वेरिएशन से बचा करके रखने के लिए एयर कंडीशंस रूम का यूज़ करना चाहिए। स्केल हमेशा सीधा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। इंडिकेटर शुड हैव कांस्टेंट इन इट्स रिटर्न टू जीरो, इंडिकेटर जिस भी वैल्यू को हमें एक बार रीड करने के बाद में वो जीरो में वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर वापस नहीं आ रहा है तो इट इज़ डिफेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर वापस जीरो में नहीं आ रहा है तो जब हम प्रेशर या किसी भी रीडिंग को जब हम रिमूव कर दिए, रिलैक्स कर दिए, तो उसे वापस जीरो में आ जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट हैव मैक्सिमम वर्सैलिटी, मतलब कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स वुड हैव वेरी सेंसिटिविटी, बहुत छोटे से छोटे मेजरमेंट्स को भी वो बहुत सेंसिटिविटी से रीड करे, बहुत अच्छे से रिजोल्यूफाइड करे उसे, ठीक है। रिजल्ट्स विच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड विल बी रिलायबल, जो रिजल्ट आ रहा है वो भरोसेमंद होना चाहिए। मेजरिंग प्रेशर शुड बी लो एंड कांस्टेंट, जो प्रेशर जो है मेजरिंग प्रेशर जो है वो बहुत ही कम और एक जैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डिफरेंट इनफ्रिंज और फ्रिंजेस बैंड्स भी है एक ये टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारे पास में एक टॉर्च किस्म का रहता है और वो टॉर्च कैसा लाइट देता है कि एक पैटर्न में लाइट और उसके बाद में डार्कनेस देता है। बट वो जो फ्रिंजेस या बैंड्स की जो टॉर्च होती है वो जो लाइट को प्रोपोगेट करता है, वो लाइट किस प्रकार से मतलब हमें इम्प्रेशन देता है, जैसा जिस टाइप के सरफेस में हम उस टॉर्च को देंगे उस प्रकार का हमें वो क्या देगा, इमेज बना करके देगा। देखिए जैसे कि अगर ऑप्टिकली फ्लैट है तो इस प्रकार का हमें स्ट्रेट लाइन का वो फ्रिंज बना करके देगा। अगर कॉनकेव या स्लोपिंग है इस प्रकार से तो इस प्रकार का हमें वो स्लोप बना करके इस प्रकार के स्ट्रेट लाइन बना करके देगा। अगर कॉन्वेक्स सरफेस में एक पूरी की तरह एक स्पेरिकल सरफेस में अगर हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं इस फ्रिंज को, तो देखिए ये ग्रीन और येलो, ग्रीन कलर का डार्क कलर का लाइन देगा और येलो कलर का लाइट लाइन देगा और इस प्रकार के फ्रिंजेस बनेंगे। अगर कॉनकेव रहेगा तो देखिए वॉयलेट डार्क पैटर्न का देगा और रेड कलर की लाइट देगा। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है कॉनकेव सरफेस के लिए। अगर कोन रहेगा, कोन मतलब जैसे कि हम आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम वाला कोन, अगर उस प्रकार के कोन की अगर ऊपर से या अगर नीचे से अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस फ्रिंज लाइट को तो इस प्रकार से देखिए वो सर्कुलर बनाएगा, परफेक्टली फ्लैट बट
सरफेस कांटेक्ट नॉट गुड, तो ऐसे सरफेस के लिए जो कि परफेक्टली फ्लैट तो है बट सरफेस कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे सरफेस के लिए देखिए इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन वो बना करके देगा। कॉनकेव सरफेस फ्लैट है बट कॉनकेव है, तो वैसे सरफेस के लिए देखिए ऐसा किस्म का पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए इस प्रकार का हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, और परफेक्टली फ्लैट है तो उसमें बिल्कुल प्लेन हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, when a system of light traveling along different path meet and either reinforce or interfere the system of bright and dark points tends to form the deposition of light and dark band fringes or contours मतलब जैसे कि छोटे छोटे जो सैलो होते हैं उसे कंटूर्स कहते हैं, डिप्स एंड हाइज को कंटूर्स कहते हैं। afford a useful indication of the state of the concerned reflection surface. Different fringe patterns are obtained for different types of surfaces such as concave, convex, flat surface etc. This all shown in figure। तो वही है, एक टॉर्च किस्म का रहता है हमारे पास में, जो कि एक लाइट को डिस्चार्ज करता है और डिस्चार्ज करने के बाद में क्या होता है, वो एक पर्टिकुलरली पैटर्न बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक अगला टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या रहता है कि इसमें क्या करते हैं हम, एक वाइट लाइट का एक सोर्स रहता है। ये वाइट लाइट एक कॉन्वेक्स लेंस से देखिए आगे की ओर जाकर के टकराता है, और एक बहुत ही थिन और एक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एक ग्लास रहता है। उस ग्लास से कुछ जो रेज रहती है वो बी की तरफ चले जाती है, कुछ रेज नीचे की ओर चला जाता है। ये देखिए बीच में ये क्या रहता है, हल्का सा सिल्वर पॉलिश रहता है पार्शियल, और कुछ रेज ऊपर की ओर चले जाती है ए में, तो ए भी क्या चीज़ है, सिल्वर पॉलिश्ड है। सी जो है ये ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ से जो नीचे की ओर आती है, यहाँ पर जो आती है ये क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम किस्म का बन जाता है। मतलब वाइट लाइट स्प्रेड्स इन 7 कलर्स, विब गॉयर कलर्स। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये देखिए ये है, ये वाइट सोर्स है। वाइट सोर्स देखिए बीम स्प्लिटर में आया, बीम स्प्लिटर में आने के बाद कंपनसेटिंग प्लेट में ये देखिए लाइट जो है ये देखिए आगे जा रहा है, आगे जा करके फिर ये मिरर फिनिश्ड है करके फिर से रिवर्स दे रहा है लाइट को। ऊपर भी जो जा रहा है तो देखिए मिरर फिनिश्ड है तो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन वही लाइट फिर से इस परफेक्टली सिल्वर पॉलिश्ड मिरर से टकरा करके फिर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे की ओर आते ही वो क्या हो रहा है, स्क्रीन में आ रहा है। तो स्क्रीन में ये व्हाइट लाइट क्या हो रहे हैं, 7 कलर्स में देखिए अलग अलग हो जा रहे हैं विब गॉयर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, इस कलर में ये क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। देखिए बीम स्प्लिटर को यहाँ पर 2 पार्ट में दिखाया गया, यहाँ पर एक स्क्वायर में यहाँ पर बंद कर दिया गया बीम स्प्लिटर को। तो वही चीज़ है यहाँ पर इसे हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो फ्रॉम अ लाइट सोर्स एस लाइट इज प्रोड्यूस्ड and it falls on collimating lens L whose nature is to converge the light further. It passes to a semi-silver mirror O which is partial polished mirror, and a part O of light passes through the mirror O and is screened by the eye. Another part of light from S passes straight through the mirror O, proceeds to B and reflected back to O. When it is internally refracted by the inside silver surface and emerges along the path from O to I, it will be apparent that the light reaching the eye from mirror A has passed obliquely through O once, while that from B has passed obliquely through O 3 times. Before this, a plain piece of glass C of thickness equal to O is inserted in the path of light A to edge. तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से एक लाइट सोर्स जो वाइट कलर की लाइट निकल रही है उसे हम 7 कलर में यहाँ पर स्पेक्ट्रम किस्म का हम अलग अलग कलर में हम बांट सक रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीजों को हमने देख लिया है। तो यहाँ पर ये देख लिए बिफोर दिस, तो यहाँ पर सिंपल है, ये एक मिरर है पार्शियली ये है पार्शियली सिल्वर पॉलिश्ड, और ये है बिल्कुल प्लेन मिरर है, प्लेन ग्लास है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। सी जो है, ओ जो है ये पार्शियली मिरर है, पार्शियली ट्रांसपेरेंट है। ओके, बट ए और बी जो है ये पूरी तरह से पॉलिश्ड मिरर है, पूरी तरह से ये क्या है, पॉलिश्ड मिरर है। इस पॉलिश्ड मिरर पे हम क्या कर रहे हैं, एक सोर्स से हम लाइट को आगे की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट करने के कारण से ये कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये पार होते हुए जा रहा है। ठीक है, आगे की ओर इसको बीम जो है स्ट्रेट की ओर जा रही है।
ए और बी जो है इससे हम क्या देख रहे हैं, जो जो सिग्नेचर जो हम देख रहे थे यहाँ पर, देखिए ये टकरा करके पहले तो ये ऊपर की ओर गया, फिर टकराया, फिर नीचे की ओर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ग्लास है उसमें देखिए ये जो लाइट है ये टकराया और फिर देखिए वापस की ओर आ रहा है। तो वापस की ओर आकर के फाइनली जो है ये स्क्रीन में ही जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन में जाने के बाद ये लाइट जो है देखिए ये सीधा सीधा जाएगा टकरा करके, फिर इसमें बीम स्प्लिटर से नीचे की ओर जाएगा, ये यहाँ से बीम स्प्लिटर से ऊपर जाएगा तो फिर टकरा करके नीचे की ओर जाएगा। तो ये दोनों तरफ से ये नीचे की ओर ही आ रहा है घूम फिर करके। तो स्क्रीन में हमें 7 कलर यहाँ पर बन करके हमें दिख रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।